बाजार पहले से ही कंपनियों के नतीजों से निराश था। एफआई की सेलिंग भी लगातार चल ही रही थी और इस बीच ट्रंप के टैरिफ के ऐलान ने रही सही कसर भी पूरी कर दी और नतीजा ये निकला कि हफ्ता खत्म होते होते बाजार ने बड़ा गोता लगा दिया। ऐसे में अब सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये ट्रंप का जो खौफ है बाजार में कब तक रहने वाला है और इस खौफ के साए में सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर रहने वाले हैं। लेकिन एक बात और, बाजार में गिरावट का एक पहलू ये भी है कि ट्रंप के टैरिफ के ऐलान से पहले से ही एफआई लगातार भारतीय बाजार से निकल रहे थे और अभी भी निकल ही रहे हैं। अब ये क्या संकेत दे रहे हैं? क्या इनको ट्रंप के एक्शन का पहले पता चल गया था या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आप नहीं देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं? और इन सब के बीच ऐसे में आप अगर शेयर बाजार के निवेशक हैं तो क्या करें, कहाँ फोकस करें, कितना फोकस करें, ये कई सारे सवाल लोगों के मन में उठने शुरू हो गए हैं। तो आज आवाज़ अड्डा में आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण रॉय और चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान। मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब हैं, एनसीड कैपिटल के अनुराग सिंह जी हैं, एसडब्ल्यू कैपिटल के पंकज जैन साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और हफ्ते का आखिरी दिन है, हफ्ता ख़त्म हो चुका है, हफ्ते के पूरे हम लोगों ने दौर को देख लिए और अंत में आते आते ट्रंप साहब का जो इंतज़ार हो रहा था कि एक से पता नहीं क्या करें क्या करेंगे, उन्होंने तो जो करना था कर दिया। अब बाजार की बारी है कि उनको करना क्या है। सुदीप बंदोपाध्याय जी, ये तात्कालिक रिएक्शन था कि लंबा चलेगा बाजार पे? देखिए, वोलेटिलिटी तो बहुत जबरदस्त है और मुझे लगता है ये वोलेटिलिटी चलेगा जब तक ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट है यूएस के। उनके हर रोज के जो बयान आते हैं, ट्वीट्स आते हैं, ट्रूथ सोशल में जो पोस्टिंग होता है, उसके चलते एक बहुत बड़ा अनिश्चयता दुनिया भर के बाजार में देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है ये चलेगा। अब दूसरी बात है इंडियन मार्केट की। तो एक तो एफआईआईज का जबरदस्त बिकवाली चल रहा है। इसका एक कारण तो ये भी है कि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जैसे आ रहे हैं वो ऐसा कुछ एक्साइटिंग नहीं है जो कि वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाए और इसके चलते एफआईआईज की तरफ से जबरदस्त सेलिंग देखने को मिल रहा है। तीसरी बात मैं यहाँ पे ये भी कहूंगा कि अ, जो 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 इंडिया के जो फंडामेंटल्स हैं वहां पे भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिख रहा है क्योंकि डिमांड के कमी के कारण सारे सेक्टर्स में अगर आप टू व्हीलर्स के आंकड़े देखें, आप पैसेंजर कार्स के आंकड़े देखें, जो एफएमसीजी जो दिग्गज हैं उनके से बात करें, तो हर जगह पे ये साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं डिमांड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है अर्बन इंडिया में और रूरल में भी। और इसके कारण इकोनॉमी में थोड़ा-सा दबाव जैसा दिख रहा है। अब अगर ट्रम्प साहब का ये टैरिफ का वार जारी रहा और हम लोग कुछ अच्छा डील नेगोशिएट नहीं कर पाए इंडिया की तरफ से, तो कहा जा रहा है कि आधा परसेंट तक जीडीपी में इम्पैक्ट आ सकता है, जो कि ये जो चैलेंजेस हैं उसको और भी थोड़ा बढ़ाएगा। तो थोड़ा सतर्क रहने का माहौल ज़रूर है, पर मैं निराश नहीं हूँ क्योंकि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ इस सब के बावजूद भी 6% के ऊपर रहेगा, जो कि दुनिया भर में जो लार्ज इकोनॉमी में है उसमें सबसे बेहतर रहेगा, ये उम्मीद है। तो मार्केट थर्ड क्वार्टर से वो ऊपर जाना शुरू करेगा, ये मैं मानता हूँ और कॉर्पोरेट नतीजे भी थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स फेस्टिव सीजन का सेट आ जाएगा, तो तब अच्छे रिजल्ट्स आना चालू हो जाएगा, ये हम मानते हैं। हालांकि थर्ड क्वार्टर के बाद की मैं सोच रहा था इस पे आगे चल के बातचीत करूंगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ दिख रहा है थर्ड क्वार्टर के लिए क्या? क्योंकि जो डिमांड है वो शहरी क्षेत्रों में भी डिमांड नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिमांड नहीं है। फेस्टिव डिमांड होता है वो एक दिन के लिए होता है या फिर कहीं एक सीजन के लिए होता है, लेकिन वो डेप्थ डिमांड में दिखना वो एक दूसरी चीज़ होती है। लॉन्ग टर्म डिमांड की बात करें तो वो कैसे आप देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो फेस्टिव डिमांड है, वो सीज़न चालू हो जाएगा थर्ड क्वार्टर से और थर्ड, फोर्थ क्वार्टर में ये रहेगा। इसके साथ-साथ एक चीज़ और देखिए, मॉनसून अभी तक ठीक-ठाक हुआ है और जो प्रिडिक्शन आ रहा है कि जो पूरा मॉनसून अच्छा ही रहेगा और मॉनसून अगर अच्छा रहता है, तो रूरल डिमांड में आई थिंक थोड़ा बहुत सुधार आने की ज जबरदस्त संभावना है।
तीसरी चीज मैं आपको कहूंगा कि सरकार की तरफ से जो पर्सनल टैक्स में जो एग्जेम्पशन दिया गया है, वो भी समवेयर वो किक करेगा और कंज्यूमर ड्यूरेबल क्षेत्र में एक अच्छा मोमेंटम देखने की संभावना थर्ड फोर्थ क्वार्टर फेस्टिव सीजन के आसपास से चालू हो जाएगा। चौथी चीज अगर आप देखें, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, सीमेंट सेक्टर देखिए। सीमेंट सेक्टर में डिमांड तगड़ा आ रहा है। हाँ, मॉनसून में थोड़ा बहुत दबाव दिखने को मिल सकता है, पर ये साफ है कि सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना जबरदस्त हो रहा है, प्रोजेक्ट्स भर-भर के मिल रहे हैं। तो ये सीमेंट सेक्टर का डिमांड बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड बढ़ेगा, तो एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है थर्ड फोर्थ क्वार्टर में, सब्जेक्ट टू फ्यू अदर थिंग्स फॉलिंग इन प्लेस, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं। कुछ और शर्तें यहाँ पे रहेंगी। गौरांग शाह साहब, इन्होंने तो कई सारी बातें की सुदीप जी ने, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन पे जाऊँ। इस वक्त का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है आपको यूएस ट्रम्प टैरिफ को लेकर के। तो जब तक डील कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ट्रम्प का खौफ बना रहेगा बाजार में, आपको लगता है, या फिर नहीं, एक दो दिनों की बात है, फिर लोग भूल भाल जाएंगे, अपना धंधे में जुट जाएंगे? सभी को, सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को, आपको और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव को हमारा सादर प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। आपने कार्यक्रम आपको की भी प्रणाम शुरुआत और शुभ संध्या। धन्यवाद। आपने कार्यक्रम की शुरुआत में लक्ष्मण जी ये कहा कि ट्रम्प को जो करना था कर दिया। मेरी विचारधारा कुछ अलग है। उन्होंने जो करना था वो किया और भी करना बाकी है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर विराम हो जाएगा। जिस प्रकार से उनकी टिप्पणियाँ आई है, मैं इस शब्द का तो प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बेतुका बातें जो कही है, हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर के, ऑब्नक्शियस इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। हमारे ही नहीं, अर्थव्यवस्था के लिए, रशिया के लिए भी। फिर उन्होंने आगे जाकर के ये भी टिप्पणी करी है कि वो पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान की मदद करेंगे तेल खोजने के लिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन में। और ये भी कहा है कि पाकिस्तान इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा भविष्य। अबे इतनी बड़ी भविष्यवाणी वो कर सकते हैं, मुझे अंदाजा नहीं था। तो मेरे मुझे हमें लग रहा है कि टिप्पणियां और आती रहेगी और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ये हाथ मरोड़ने की बात है, क्योंकि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री वो जिन क्षेत्रों को उनको आना है, वो हम क्षेत्र खोल नहीं रहे उनके लिए। हम हमारा समय ले रहे हैं और पर्याप्त समय ले रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से एक तरफा ये डील ना हो और दोनों ही देश लोकतांत्रिक देश है और मेरे ख्याल से दोनों को फायदा होना चाहिए। टिप्पणियाँ और आएगी, परेशानी और होगी, इसमें कोई दो बात नहीं है, मेरे ख़्याल से। और ये चलता रहेगा ये सिलसिला कुछ समय तक। लेकिन कहीं न कहीं मैं ये भी मानता हूँ लक्ष्मण जी, कि बार-बार लगातार एक ही बात को लेकर के बाज़ार आपको निरंतर प्रतिक्रिया नहीं देगा। कहीं न कहीं इसका अंत होना अ, बिल्कुल संभव है। अब वो कब होगा, वो निर्भर होगा आने वाले भविष्य में। मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि इस प्रकार के बाज़ार में आप अगर निवेश करते हैं लंबी अवधि के लिए, तो चुनिंदा क्षेत्र में, मज़बूत क्षेत्र में, जो कि स्थानीय संकेतों के आधार पर ज़्यादा निर्भर है और विदेशी संकेतों के आधार पर कम है, अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है, तो आप मेरे ख्याल से इस प्रकार की रणनीति बना करके थोड़ी-थोड़ी मात्रा में धीरे-धीरे करके दिग्गजों को ध्यान में रखते हुए, कुछ मझौले शेयरों को ध्यान में रखते हुए शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन टिप्पणियाँ और होगी और उनकी प्रतिक्रिया और मेरे ख्याल से गंभीर होने की पूरी-पूरी परिस्थिति लग रही है, जिस प्रकार से वो शब्दों और वाणी का इस्तेमाल बयान शब्दों का चयन कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, हालाँकि हम लोग के पास तो ट्रम्प साहब हैं नहीं, ना तो ट्रम्प के कोई प्रवक्ता हैं, लेकिन अनुराग सिंह साहब से इन सब का जवाब लूँगा, इसीलिए मैं उनके पास आखिर में जाऊँगा। पंकज जैन साहब के पास पहले चला जाऊँ। पंकज जैन साहब, बाज़ार के बारे में जो आप लोगों से मैंने सुना है और समझा है, वो ये कि एक ही खबर को लेके बाज़ार बार-बार रिएक्ट नहीं करता, जो अभी गौरांग शाह साहब भी कह रहे थे। तो जब से ट्रम्प साहब आए हैं तब से लगातार ट्रम्प साहब का खौफ बना रहता है, कभी कुछ बोलते हैं फिर बाजार रिएक्ट कर जाता है, कभी कुछ बोलते हैं फिर रिएक्ट कर जाता है। आपको लगता है कोई एक सैचुरेशन आएगा जहां के बाद ट्रम्प साहब कुछ भी करें, बाजार कहेगा नहीं जी हो गया जी, आपको जो करना कर लो, हम तो अपनी रफ्तार में चलते रहेंगे? नमस्कार लक्ष्मण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखो, बाजार को ये लेके चलना पड़ेगा और बाजार मेरे को लग रहा है धीरे धीरे ले भी रहा है, एंड आई थिंक यूएस का बाजार उसे पहले ले रहा है कि ट्रम्प साहब की ऐसी ही पर्सनालिटी है। आई थिंक जो ट्रम्प 2 की पर्सनालिटी है, जो ट्रम्प 1 की पर्सनालिटी से काफी अलग है।
एंड आई थिंक दिस वुड कैरी ऑन, कभी वो नेगेटिव फॉर्म में देखी जाएगी, कभी पॉजिटिव फॉर्म में देखी जाएगी. तो आई थिंक वन विल हैव टू लिव विद इट और इस पर्सनैलिटी को लेके चलना पड़ेगा. बट अगर हम देखें, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप इज सेइंग, अगर हम इसको रैशनली देखें, अगर हम अपनी इक्विटी मार्केट को या अपनी कैपिटल मार्केट को रैशनली देखें, आई थिंक जो ट्रंप जी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स विच इज सॉर्ट ऑफ एड ऑन टू 4-5 फैक्टर्स. अगर 4-5 फैक्टर्स की बात करें, अगर हम देखें पिछले एक साल में एफआई जनरली आई थिंक दे हैव बीन कॉन्टिन्यूअस सेलर्स. वह वर्ष 2025 का मेरे बैक ऑफिस ने डाटा निकाल के दिया था. जनवरी में एफआईज ने करीब 85,000 करोड़ की सेलिंग की, फरवरी में करीब 55,000 करोड़ की सेलिंग की. उसके बाद मार्च अप्रैल में थोड़ा थमाव आया, जून में करीब 11-12,000 करोड़ की बाइंग हुई, और जुलाई में अगेन आई थिंक करीब 40 से 50,000 करोड़ की सेलिंग हुई. सो दैट मीन्स ऑन एवरेज वर्ष 2025 में भी करीब 1,60,000 या 1,70,000 करोड़ की एफआई सेलिंग कर चुके. डेफिनेटली आई थिंक इट हैज बीन एडिक्वेटली काउंटर्ड बाय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस. करीब 3 लाख करोड़ की बाइंग हुई है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस. आई थिंक दैट इज हैज बीन द काउंटरिंग फैक्टर. उसके अलावा अगर हम देखें जिस तरह के Q1 के रिजल्ट्स आए, आई थिंक Q1 के रिजल्ट्स हम मान रहे थे, आई थिंक एक एवरेज टू पॉजिटिव काइंड ऑफ रिजल्ट्स आने चाहिए, बट वो ऐसा हो नहीं पाया. आई थिंक मोर और लेस आई थिंक इट हैज बीन एवरेज और बिलो एवरेज काइंड ऑफ थिंग. सो दैट हैज बीन अनदर एडेड फैक्टर. उसके अलावा अगर हम देखें, जैसे बोलते हैं ना, नो प्लेस टू हाइड. आई थिंक टेक्नोलॉजी में हमने देखा उनकी अपनी दिक्कतें चल रही हैं, जिस तरह के टीसीएस का बयान आया, ले ऑफ्स को लेके बयान आया. सो दैट इज अ जनरल काइंड ऑफ सिनेरियो. एफएमसीजी के रिजल्ट्स भी देखे, कोई खास अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए. मेटल क्षेत्र में भी कोई खास. तो इन अ सेंस इट इज बीन सॉर्ट ऑफ एवरीथिंग इज एडिंग ऑन. देयर इज नो रीजन फॉर एक्स्ट्रा चीयर इन द मार्केट. मैं आज आई वाज टॉकिंग टू माय वाइफ, मैं कह रहा था इट हैज बीन अ वेरी डिफिकल्ट वीक. चलो कोई अच्छी पिक्चर चलते हैं, और जो मेरे को जवाब देखने को मिला कि कोई अच्छी पिक्चर भी नहीं है मार्केट में. सो आई थिंक नथिंग मच टू चीयर इन द मार्केट. बॉलीवुड भी आजकल कोई बहुत ज्यादा चीयर करने को नहीं दे रहा. आई थिंक साउथ इंडियन मूवीज आर मच बेटर. सो ऑल इन ऑल आई थिंक जो ट्रम्प फैक्टर है दैट इज अ एडिड फैक्टर. और मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरह का बयानबाजी चल रही है, ये एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग हो गया प्रेसिडेंट ट्रम्प का. At end of the day, I think light should prevail at end of the tunnel. But I think abhi, as of today, we are in a sort of a tight corner, and let's see what the reflection is in coming weeks, coming days. मेरा ये मानना है, इन सब का एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस इज यूक्रेन रशिया वॉर. कहीं ना कहीं अगर हम ऑप्टिमिज्म से देखें, इस वॉर में कहीं ना कहीं अगर किसी तरह का थमाव आया या रशिया की साइड से थोड़ा बहुत कुछ एक टुवर्ड्स अ सीजफायर काइंड ऑफ थिंग आई, that could be a sort of a U-turn for all these kind of things for the global economy. But that's a very hypothetical kind of scenario. But as of today, मेरे को लगता है कि मार्केट्स में आसान मनी बनाना इतना आसान नहीं है. एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन में जाना पड़ेगा, हाइब्रिड फंड्स में जाना पड़ेगा, एंड मे बी नेक्स्ट 2-3 months could be challenging for our markets. हालांकि आपने बड़ा सही कहा कि कोई पॉजिटिव फैक्टर दिख भी नहीं रहा. पॉजिटिव फैक्टर मतलब मार्केट तो छोड़ दीजिए, आपको बॉलीवुड में भी नहीं दिख रहा है. ये सब लोग इसको एक्सेप्ट कर भी रहे हैं, रियलाइज़ कर भी रहे हैं. लेकिन जब पॉजिटिव फैक्टर नहीं होता तो नेगेटिव पे नेगेटिव चढ़ के नेगेटिव स्क्वायर हो जाता है. और ट्रंप के टैरिफ के ऐलान का असर बाजार पर जो दिखा है, मुझे लगता है उसी का एक नतीजा जो आप कह भी रहे थे. अनुराग सिंह साहब, 2 बातें हैं. एक तो जितनी बातें हमारे पैनलिस्ट ने कही ट्रंप के टैरिफ को लेकर के, उस पर आपका रिएक्शन. और दूसरा कि अगर चूंकि आप डेटा को बड़ी गहराई से देखते हैं, कि अगर देखें गहराई से तो ट्रंप साहब ने टैरिफ 25% तो लगा दिया, लेकिन जो मेजर एक्सपोर्ट इंडिया से होता है, चाहे फार्मा का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, इन सब पे एग्जम्पशन जारी है. तो रियल इम्पैक्ट जो है उतना नहीं पड़ेगा जितना कि हम लोग मान के चल रहे हैं. ये कहना सही होगा? करेक्ट. सो लक्ष्मण जी, हाँ, दूसरे सवाल को पहले एड्रेस करते हैं. तो ओवरऑल 85 बिलियन इंडिया गुड्स एक्सपोर्ट करता है और 45 के आसपास इंपोर्ट करता है. तो 40 बिलियन डेफिसिट का डेफिसिट है यूएस के लिए. तो और फार्मा एग्जेम्प्टेड है और कुछ और एग्जेम्पशंस है. तो इफेक्टिव जो टैरिफ रेट है वो 25% ऑफ 85 बिलियन नहीं है, वो करीब 6-7 बिलियन का ही इम्पैक्ट है. तो विच इज लाइक आई वुड से इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट है 6-7 बिलियन का, राइट. तो और 10% तो लगा ही हुआ था.
तो कुल मिला के आप लगाइए कि उसका आधा ही अभी लगेगा तकरीबन, राइट? तो 80 या 8.5 10% का इफेक्ट आएगा नेट नेट। हाउएवर फार्मा पे भी अगर आगे टैरिफ आते हैं तो वो आ सकते हैं, बट हाँ बहरहाल आई मीन दिस इज द पॉइंट कि जो भी था पहले उस पे एक हिट तो आया है लक्ष्मण जी, करेक्ट? इन टर्म्स ऑफ लक्ष्मण जी, आई वुड से एड्रेसिंग द लार्जर क्वेश्चन, राइट? इस पे एक दो बातें मैं कहना चाहता हूँ लक्ष्मण जी। एक तो ये है कि यू कैन, आप इसको एक डील ही मानिए, इट्स अ चॉइस इंडिया हैज मेड। और चॉइस मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज देखिए तमाम कंट्रीज से जो डील हुई है उन्होंने भी सिर्फ जापान और यूरोपियन यूनियन जो कि बहुत क्लोज पार्टनर्स हैं वो 15% का टैरिफ उनको लगा है, लेकिन बाकी सबको तकरीबन 20% का लगा है। और कंपेरेबल कंट्रीज देख लीजिए, वियतनाम देख लीजिए, इंडोनेशिया देख लीजिए, मलेशिया, थाईलैंड सब देख लीजिए, राइट? तो तकरीबन वो लोग 20% की रेंज में आते हैं, और वो तब जबकि उन्होंने अपना मार्केट यूएस के लिए ओपन किया है फॉर लॉट ऑफ अदर गुड्स, राइट? मार्केट यूएस के लिए तो ओपन और किया उसके और कई साथ सारे साथ वो, इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट भी किए। हाँ, इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट थोड़ा एक लूजी कुजी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए डिफेंस परचेज करने की भी कमिटमेंट की है, तो वो फर्म कमिटमेंट होती है। और बाकी इन्वेस्टमेंट्स तो जब आएंगे वो तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल ट्रेड बैलेंस होगा। वो एनर्जी एंड डिफेंस एक्सपोर्ट यूएस से इंपोर्ट करेंगे सो दैट ट्रेड बैलेंस हो जाए, और यूएस मार्केट उनके लिए ओपन है, और वो 20% टैरिफ लगाएंगे जो कि यूएस मार्केट एक्सेस करने की कॉस्ट है। अच्छा, ये छोटे कंट्रीज के लिए ठीक है, क्योंकि एक फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इनके पास डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो इनको यूएस इकोनॉमी की एक्सेस चाहिए, तो दे आर ओके विद इट कि हमें अगर थोड़ी कॉस्ट भी देनी पड़ती है तो इट्स फाइन। इंडिया का नजरिया शायद ये रहा होगा लक्ष्मण जी, देखिए 4 राउंड ऑफ टॉक्स तो हो चुके हैं और ये डेडलाइंस अब सबको पता है, और टॉप 10 यूएस के जो यूएस जिससे इंपोर्ट करता है टॉप 10 कंट्रीज से, सभी से डील हो गई है एक्सेप्ट इंडिया। आई मीन एटलीस्ट इंटरिम डील हो गई है। तो ऐसे में ये जाहिर था कि इंडिया प्रॉब्ली हैज टेकन अ कॉन्शियस कॉल कि चलिए हम टैरिफ ले लेंगे, लेकिन हमारा मार्केट ओपन करना इज अ बिट प्राइजी फॉर अस, मतलब उससे इंडिया को नुकसान हो सकता है। शायद ये गवर्नमेंट की कॉल रही होगी, सही है गलत मैं इस पे डिबेट नहीं कर रहा हूं। लक्ष्मण जी, दूसरा पॉइंट ये तो, आई मीन आप इसको डील मानिए, हालांकि इसमें अनुराग जी, इसमें एक चीज़ और है। मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब का भी एक कॉल होगा कि इंडिया चूंकि अपने सेक्टर एग्री, डेयरी, जीएम क्रॉप को नहीं छोड़ रहा है, तो अभी इंडिया को रहने देते हैं, बाकी से जितना कुछ संभव उनसे कम ये सारे मार्केट एक्सेस ले लें, ताकि इंडिया अभी इंडिया से नहीं लेंगे तो बाकी लोग का इंडिया से तो नहीं लिया, हमसे क्यों ले रहे, हमको भी छोड़ दो, तो अभी बाकी से ले लो, फिर अंत में इंडिया के साथ बगैर इन सेक्टर में गए हुए डील कर लेंगे। ये भी एक अप्रोच हो सकता है ट्रम्प साहब का भी। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई डील होगी लक्ष्मण जी। देखिए, अगर वो होनी होती तो हो गई होती, है ना? और ये मेरा दूसरा पॉइंट था, वो ये है कि हमने रेड लाइंस तो बहुत सुनी इंडिया की कि ये ओके नहीं है, अब मोस्टली उसमें एग्री डेयरी के पीछे सब छुप जाते हैं। टेस्ला लॉन्च हुई है इंडिया में, कितना टैरिफ है उस पे? 70%, 70% टैरिफ है। 70। अल्कोहल, विस्की सब आती है, उस पर 150% का टैरिफ है, मतलब वो तो आ ही नहीं पाती। तो ये सारी कार्स पे, इंडिया इंपोर्टेड कार्स एंड अदर लग्जरी आइटम्स पे 150% का टैरिफ लगाता है, तो बेसिकली प्रोहिबिटिव है, करेक्ट? तो एग्री ओपन नहीं होगा, लग्जरी ओपन नहीं होगा, मास मार्केट ओपन नहीं होगा, रिटेल में वो आपको पता ही है एफडीआई कंडीशंस चाहिए कि डोमेस्टिक प्लेयर्स मल्टी ब्रांड रिटेल कर सकता है, लेकिन फॉरेन प्लेयर नहीं कर सकता। तो कुल मिला के वी न्यू, और फाइनली डिफेंस भी यूएस से नहीं खरीदता इंडिया, वो भी यूरोप से ही लीन करता है इंडिया। सो वी नो लॉट ऑफ रेड लाइंस इंडिया की, बट इट इज नॉट वेरी क्लियर कि इंडिया की ग्रीन लाइंस क्या है, जहां पर इंडिया वाज विलिंग टू ऑफर कंसेशन टू यूएस इन इन एक्सचेंज फॉर लोअर टैरिफ। अभी तक क्लैरिटी नहीं है, मुझे तो क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। आई डोंट थिंक एनीबॉडी हैज अ उसके तो क्लैरिटी, सो आई क्लैरिटी थिंक इट तो वाज अ ऑलरेडी यूके के साथ ट्रेड एग्रीमेंट जो किया है उसको आमतौर पे इंडियन गवर्नमेंट जो है एक मॉडल एग्रीमेंट के तौर पर देख रही है, तो वो तो मान के चला जा सकता है कि इतना तो ऑफर कर देगी यूएस को भी। देखिए लक्ष्मण जी, वो एक तो इतना छोटा ट्रेड है ना, वो 10 बिलियन का सारा कुल मिला के ट्रेड है, मैंने उसके डिटेल्स पढ़े भी नहीं है। आई डोंट थिंक इट्स अ सीरियस एग्रीमेंट ऑन ईदर साइड। वो जो भी आपने टैरिफ
आई मीन इफ फॉर एग्जांपल एक वो लिकर में उन्होंने जब किया है कि हम 150 से पहले 75 कर देंगे और उसको अगले 10 साल में हम 40 पे लाएंगे, ये डिस्कशन यूएस के साथ में नहीं चल पाएगा। ये दे विल से कि यार आप जीरो कीजिए या फिर एक्सेस बंद रखिए। सो आई डोंट थिंक वो इंडिया, देखिए लक्ष्मण जी, इसमें राइट रॉन्ग नहीं है। पहली बात, एक एक ये जो नजरिया, और मैं मेरे ख्याल से मैं कल या परसों कोई आपका एक और चर्चा सुन रहा था और 4 एक्सपर्ट्स हैं, वो चारों एक ही बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी। जो दूसरा नजरिया मैं देना चाहता हूं ऑडियंस को, वो ये है कि ये गो बैक टू बिफोर टैरिफ एरा। ऐसा तो था नहीं कि इंडिया मार्केट पूरा ओपन था और यूएस ने अभी 25% टैरिफ लगा दिए। इसका रिवर्स था। तो यूएस मार्केट इंडिया के लिए टोटली ओपन था, जो मर्जी इंपोर्ट कीजिए, आप एक्सपोर्ट कीजिए, लेकिन इंडिया के टैरिफ पूरे प्रोहिबिटिव थे, एक्सेप्ट वो आइटम जो इंडिया एक्चुअली इंपोर्ट करना चाहता है। तो ये जो वेटेड टैरिफ की बात हम कर देते हैं ना, देखिए इंडिया का वेटेड टैरिफ तो 7% है, वो 7-8% उस पर है जो आप एक्चुअली इंपोर्ट करना चाहते हैं, बट बाकी टैरिफ 100-150 है विच इज प्रोहिबिटिव। अब यूएस ने 25 लगा दिया तो ठीक है, यूएस अपना इंटरेस्ट देखेगा, इंडिया अपना इंटरेस्ट देखे। इतना बड़ी कोई बात नहीं है। मतलब देखिए, आप सरकार का राइट है इकोनॉमी को अपने हिसाब से कंट्रोल करने का। तो और अगर थोड़ी कॉस्ट देनी पड़ती है, सरकार का डिसीजन है कि नहीं हमारी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, तो ये छोटी सी कॉस्ट है, इसको देने में कोई हर्ज नहीं है। और पूरा टैरिफ कौन सा इंडिया दे रहा है? आधा यूएस कंज्यूमर से अब्सॉर्ब करेंगे, तकरीबन आधा कॉस्ट सप्लायर्स पर आएगी। तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। टेक इट एज अ कॉन्शियस कॉल जो इंडिया ने ली है, और उससे आगे बढ़ जाना चाहिए हमें। इससे किसी देश को कोई बहुत ज्यादा, यूएस को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, इंडिया को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक ये कुल मिला के ये नजरिया है मेरा। बाकी सही या गलत उस पर डिबेट्स हो सकती है लक्ष्मण जी, उस पर भी मेरा थोड़ा अलग नजरिया है, बट बाद में चर्चा करेंगे। बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि कॉन्शियस कॉल है होगा गवर्नमेंट का कि चलो ठीक है, ये लगा भी देते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और यूएस को तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुदीप जी, तो अगर इसी ड्यूटी स्ट्रक्चर को मान के चला जाए, कमोबेश ऐसा ही रहने वाला है, बाकी देशों के साथ हमने भी देखा कि 15%, 19% के आसपास है, तो हम लोगों को मार्केट के हिसाब से कहाँ पे दांव लगाना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि 2-3 सेक्टर जहां पे डिस्टिंक्ट डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा, जो है टेक्सटाइल, लेदर गुड्स, जो कि बाकी एशिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ एक्सपोर्ट, यूएस में एक्सपोर्ट के लिए compete करते हैं। तो आप बांग्लादेश बोलिए, पाकिस्तान बोलिए, इंडोनेशिया बोलिए, वियतनाम बोलिए, इनके साथ, फिलीपींस, इनके साथ compete करते हैं, और वहां पे टैरिफ रेट कम है, तो रिलेटिवली इंडिया का पोजीशन वीक हो जाएगा। तो हाँ, बाकी यूके के साथ एफटीए हुआ है, ईयू के साथ बात चल रहा है, शायद ये सब अगर हो जाए तो शायद कंपेंसेट हो जाएगा, पर थोड़ा सतर्क इन सेक्टर से रहना चाहिए। और क्योंकि ट्रम्प साहब का ये जो, जैसे गौरव जी अभी बात कर रहे थे कि ये खत्म नहीं हुआ, ये चलता रहेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत कॉशियस रहना है तो सेक्टर के हिसाब से मैं तो यही सेक्टर बोलूंगा जो कि डोमेस्टिक फोकस्ड है। तो आप सीमेंट की बात करिए, वहां पे ध्यान दीजिए, तगड़ा डिमांड आया है, इकोनॉमिक्स अच्छा लग रहा है, कॉस्ट कंट्रोल में आया है, मार्जिन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, सीमेंट पे ध्यान दीजिए। अब मैं अपने डोमेस्टिक का हॉस्पिटल, जो हेल्थ केयर में हॉस्पिटल सेक्टर की बात करूंगा, बहुत जबरदस्त मोमेंटम है, ग्लोबल कैपिटल भर भर के आ रहा है, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, अपॉर्चुनिटी ह्यूज, बहुत बहुत ही तगड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो वहां पे ध्यान दीजिए, वैल्यूएशन चीप नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। आप डोमेस्टिक एफएमसीजी पे ध्यान दीजिए, जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि थर्ड फोर्थ क्वार्टर में डिमांड वापस आने की पूरी संभावना है, मॉनसून अच्छा होने के बाद, और डिमांड आ जाएगा, तो एफएमसीजी में प्रोग्रेस आ सकता है। डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज पे ध्यान दीजिए, भर भर के ऑर्डर उनको मिल रहे हैं, और सारे कंपनीज, लार्सन टुब्रो से लेके छोटे मोटे जितने भी कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कंपनीज हैं, उनका ऑर्डर बुक देखिए, कमाल का ऑर्डर बुक है। फोकस उसी पे करिए, एग्जीक्यूशन कैसा चल रहा है और मार्जिन कैसा है। इन कंपनीज की ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूशन और मार्जिन पे ध्यान दीजिए और अकॉर्डिंगली स्टॉक पिक करिए। तो डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स पे अगर हम ध्यान रखें फॉर द टाइम भी, जब तक ये मामला एक सेटल नहीं होता है, जो कि मुझे लगता है अगला 3-4 साल चलेगा, 3-3.5 साल चलेगा जब तक साहब है, तो डोमेस्टिक फोकस पे ध्यान दीजिए और वहीं पे खरीदारी कीजिए, अपॉर्चुनिटी वहां पे भी बहुत अच्छा है।
अपॉर्चुनिटी वहाँ बहुत अच्छा है। गौरांग शाह साहब, इन्होंने एक जो जिक्र किया सुदीप सर ने, वो था आपका हॉस्पिटल सेक्टर। हॉस्पिटल सेक्टर में आखिर क्या ऐसा हो रहा है? चूंकि हेल्थ सेक्टर पूरे ओवरऑल देखें तो फार्मा सेक्टर जो अब तक थामे हुए था सारा मोर्चा, वो भी देखा कि हमने गिर गया, तो उस पर मैं अलग से आपसे पूछूंगा सवाल। लेकिन हॉस्पिटल सेक्टर को लेकर आपको क्या लग रहा है, वहाँ पे क्यों इतनी रौनक दिख रही है? देखिए, पहले तो मेरे ख्याल से जैसे अभी सुदीप भाई भी बता रहे थे और मैंने भी बताया कि स्थानीय संकेतों को लेकर के जो क्षेत्र है वहां पर ध्यान देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों को लेकर के उदाहरण के तौर पर चाहे वो फिर जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, अभी सुदीप भाई बता रहे थे आईटी पर असर पड़ेगा क्योंकि निर्भरता कुछ ज्यादा है। मैं ये मानता हूँ लक्ष्मण जी कि कंजम्पशन रिलेटेड थीम जो है, देखिए भारत एक खपत से चलने वाला देश था, है और रहेगा। और अभी सुदीप भाई ने बताया तीसरी, हमारा भी अनुमान यही है कि तीसरी तिमाही के आसपास मेरे ख्याल से जो भी परिवर्तन हुआ है, चाहे वो टैक्स में कटौती को लेकर के हो, कच्चे तेल के दाम जो $90 के पार थे वो नीचे आए हैं, कच्चे माल का जो लागत खर्च था वो कम हुआ है। बारिश को लेकर के मेघराज का आशीर्वाद जिस प्रकार से कृषि उत्पादन अच्छा होएगा तो जो आय है ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों में वो सुधरेगी। एफएमसीजी क्षेत्र डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों तरफ। आपका जो प्रश्न है हेल्थ केयर और फार्मा, देखिए जियोजित में हमने क्या किया है, एक पूरा ब्रह्मांड बनाया है। जब हम फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाई बनाने वाले क्षेत्र कंपनियों की बात करते हैं तो उसके साथ साथ हमारा ये मानना है कि हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स और उसके साथ साथ तो मैं 1 मिनट डायग्नोस्टिक्स आपको पर ज़रा यहाँ करने पे वाली। रोकूंगा। 1 मिनट में आपको रोकना चाहता हूँ, चूंकि एफएमसीजी सेक्टर की बात आपने यहाँ पे की, तो हमने ये देखा कि एचयूएल के नंबर हों, डाबर के नंबर हों, ये सारे नंबर अच्छे आए हैं। उससे पहले सरकार ने कई सारे टैक्स छूट वगैरह का भी ऐलान किया, लेकिन इन सब के बावजूद ये कंपनियां बहुत अच्छी चली ही नहीं, इस सेक्टर की कंपनियां। अब चूंकि नंबर अच्छे आ रहे हैं और अब तक ये सुस्त पड़ा हुआ था, तो ये माना जाए कि अब आने वाले दिनों में ये वन ऑफ द लीडिंग सेक्टर हो सकते हैं। देखिए लक्ष्मण भाई, शेयर बाजार में धैर्य नाम की एक चीज है जो रखना अनिवार्य है। नहीं चला है क्योंकि परिस्थितियां थी, मांग को लेकर के, वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर के, लागत खर्च को लेकर के, मार्जिन्स में दबाव को लेकर, शुद्ध मुनाफे के मार्जिन्स को दबाव को लेकर के। तो अब जो है ये जो ग्राउंड लेवल ग्रीन शूट्स यानी कि जो गतिविधि हो रही है, वो ज़मीनी स्तर पर अब धीरे-धीरे करके दिखाई दे रही है। इसका पूर्ण रूप से सकारात्मक असर जो है, वो जैसे सुदीप भाई और हम बता रहे हैं कि तीसरी तिमाही के आसपास और उसके बाद दिखाई देगा। और मेरी मेरी शुरुआत में टिप्पणी यही थी कि इस अनिश्चितता के वातावरण में अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है लंबी अवधि के लिए, तो हमारी राय है और जोखिम झेलने की क्षमता तो होनी चाहिए, लेकिन अगर कम है आपके पास, तो एफएमसीजी है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों की तरह। डिस्क्रिशनरी यानी कि आप अपना खर्च अभी नहीं, आने वाले भविष्य में जैसे कि व्हाइट गुड्स, अप्लायंसेस, एंट्री लेवल मोटरसाइकिल या गाड़ियां जो भी है, बाकी अन्य जो वस्तु हैं वो आप धकेल सकते हैं पीछे, लेकिन जो रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें हैं जैसे तेल मिर्च मसाला घी हो गया या फिर अनाज हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो उसको गए, तो उसको तो आप टाल नहीं सकते बहुत दिनों को। उसको आप टाल नहीं सकते, वो आपको सेवन करना ही करना है। आप स्नान रोज करते हैं, आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं। कभी-कभार आपने सर पे तेल डाल दिया तो शैम्पू और कंडीशनर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो टूथपेस्ट है बनाने वाली कंपनियाँ वगैरह-वगैरह। तो मेरा ये मानना है कि हाँ, एक सकारात्मक असर हमें लग रहा है कि अब प्रभावशाली आंकड़ों पर पड़ेगा क्योंकि खपत आएगी, माँग बढ़ेगी, इनको योगदान मिलेगा, इनके आय के ऊपर वॉल्यूम ग्रोथ होगी और फिर लागत खर्च कम हुआ है तो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के द्वारा आपके मुनाफे में भी इजाफा होने की पूरी-पूरी संभावना। पंकज जैन साहब, एक चीज़ जो फार्मा की बात चली थी, बीच में रोक दिया था मैंने चर्चा को। फार्मा एक ऐसा सेक्टर था जो अभी तक ठीक ठाक कर रहा था, लेकिन अब फार्मा सेक्टर भी कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो आपको लगता है कि जब तक कि ट्रंप के टैरिफ पे बहुत क्लैरिटी नहीं आ जाती, तब तक फार्मा सेक्टर को लेके अब बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं रखना चाहिए? क्योंकि कई सारी फार्मा कंपनियों को चिट्ठियां भी आई हैं, हालांकि कुछ कंपनियों ने इनकार भी किया कि चिट्ठियां हमारे पास नहीं आई हैं, क्योंकि भारत का जो भी फार्मा एक्सपोर्ट होता है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है यूएस को जाता है। जैन साहब। देखो लक्ष्मण भाई,
अगर हम देखें आज की मार्केट की अगर हम बात करें, जिस तरह की मार्केट में डीपर करेक्शन थी, आई एम श्योर काफी स्ट्रॉन्ग एफआई सेल फिगर आज भी देखने को मिलेगा शाम को। एफएमसीजी के स्टॉक्स में हमने देखा कि थोड़ा बहुत 1 से 3% की एक पॉजिटिविटी थी। इट वाज मोर टू डू विद सॉर्ट ऑफ पार्किंग द फंड्स एट प्लेसेस जहां पर रिलेटिव सेफ्टी देखने को मिल रही है। इट्स नॉट दैट कि एफएमसीजी में सडनली बहुत ज्यादा फंड्स को वैल्यू फॉर ग्रोथ या वैल्यू फॉर मार्जिन देखने को मिले। आई थिंक इट वाज सॉर्ट ऑफ पार्किंग द फंड्स इनटू सम काइंड ऑफ सेफ जोन फॉर सम टाइम, क्योंकि एफएमसीजी की अभी जैसे बात चल रही थी, मेरा ये मानना है कि अभी भी ठीक है वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गई हैं, बट वहां पर ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही, वहां पर मार्जिन्स नहीं देखने को मिल रही। और एक बहुत बड़ा अगर हम देखें जो एक इसका एक अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर फैक्टर्स, एक जो कारण हैगा, जनरली दीज ऑल मोस्ट ऑफ दीज एफएमसीजी कंपनीज इंक्लूडिंग से हिंदुस्तान लीवर, दे वर प्लेइंग ऑन देयर स्ट्रेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और जो वहां से उनको मार्जिन्स वो मिल रहे थे, maybe they have been sort of muted because of all these online kind of platform। जो online के platforms हैंगे उन्होंने उस चीज को kill कर दिया है। So I think those kind of challenges will still remain in the market। तो मेरे को लगता है कि FMCG as a space कोई बहुत attractive returns अगले 2-3 क्वार्टर नहीं देने वाली है। जहां तक फार्मा की जो आप बात कर रहे थे, नहीं, हेलो हेलो, एक मिनट जैन साहब, आपने बड़ी बात बोल दी, आपको फार्मा पर नहीं जाने दूंगा। आपने कहा कि अगले 2-3 क्वार्टर भी एफएमसीजी अच्छा नहीं देने वाले, आपने रोका है। तो गौरांग शाह साहब निपटिए इनसे, मैं तो नहीं कुछ बोलूंगा। नहीं देखिए, जैन साहब को लग सकता है 2-3 क्वार्टर शायद समय लग सकता है। मुझे लग रहा है लॉजिकल दिया कि कई कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूशन का तो खेल ही खत्म हो रहा है ऑनलाइन के चक्कर में, तो उनका लेकिन माल तो उनका ही बिक रहा है ना। टूथपेस्ट तो डाबर का ही बिकेगा, टूथपेस्ट तो कोलगेट का भी बिकेगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे माल किसका बिकेगा? एफएमसीजी कंपनी का ही बिकेगा। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? मैं सही हूं या गलत हूं? तो ऐसा नहीं, मार्जिन तो कम हो जाएगा, मार्जिन कम हो जाएगा, वॉल्यूम ग्रोथ होगी ना लक्ष्मण भाई। यही तो मैं बता रहा हूं आपको, वॉल्यूम ग्रोथ होने की संभावना फिलहाल लग रही है। और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मार्जिन में दबाव आएगा। वॉल्यूम ग्रोथ विल पॉसिबली बैलेंस दैट पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम, ऐसा मुझे लग रहा है। जहां तक जैन साहब परफॉर्मेंस की, हो सकता है 2 तिमाही लगे, हो सकता है 1 तिमाही लगे, हो सकता है 3 तिमाही लगे। तो आप निवेश करते हैं कल परसों, 1 हफ्ते 1 महीने के लिए, 1 तिमाही के नहीं, आप निवेश करते हैं आने वाले 2-3-4 साल के लिए। तो अगर आप अपने आप को अभी तैयार कर लेते हैं तो आपको अच्छे मूल्यांकन में निवेश करने का मौका मिलेगा। जैन साहब, तो आप सहमत हो गए? गौरांग साहब ने कहा कि भाई ठीक है मार्जिन कम होगा, वॉल्यूम ग्रोथ तो बढ़ेगा। नहीं, देखो बिल्कुल जो गौरांग भाई बोल रहे हैं उनकी बात में बिल्कुल आई थिंक मेरी सहमति है। मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम विज़ अपनी मार्केट्स करें, विज़ फंड्स की बात करें, फंड एलोकेशन की बात करें, मैं आई हैव बीन सॉर्ट ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वोकल सपोर्टर कि मार्केट में ठीक है ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस यू वुड मेक मनी इन मोस्ट ऑफ द गुड सेक्टर, मोस्ट ऑफ द गुड स्टॉक्स। बट आजकल मार्केट्स में चर्निंग बड़ी फास्ट हो गई। इफ वी टॉक अबाउट कि अगले 2-3-4-5 क्वार्टर में विच आर द सेक्टर्स जहां पर हमारे को परसेंटेज वैल्यू ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहां पर ज्यादा मिलने वाला है, वेदर एफएमसीजी इज दैट स्पेस और नॉट। उसके साथ ठीक है, जैसे मैं कार्यक्रम के शुरू में भी कह रहा था, वन विल हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द एसेट एलोकेशन, अबाउट द सेक्टर एलोकेशन। अब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर 2-3 सेक्टर, जैसा कि हम कुछ कैलेंडर वर्ष में देखते थे, एक रोल पे रहते थे और बहुत ज्यादा दिमाग लगाने को नहीं जरूरत थी। वी कुड इन्वेस्ट इन दोस काइंड ऑफ सेक्टर्स, उस सेक्टर्स के जो अच्छे स्टॉक्स थे, एंड वी कुड मेक डिसेंट मनी। बट व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट आई वुड से 6 to 9 months, काफी सीरियस चर्निंग हो रही है, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस टू हाइड जस्ट ऑन बेसिस ऑफ वन पर्टिकुलर सेक्टर। और जैसे कि हम कह रहे थे, जो एक 2-3 सेक्टर जो अगर हम देखें कि जो अभी भी सॉर्ट ऑफ सेमी पॉजिटिविटी रोल पे हैं, आई थिंक हेल्थ केयर इज वन ऑफ देम। फार्मास्यूटिकल, जिसकी आप लक्ष्मण जी अभी आपने बात छेड़ी थी, मेरे को लगता है कि जिस तरह का डेंट आज देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द ट्रम्प फैक्टर, मेरा ये मानना है, आई एम स्टिल वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस सेक्टर। और मेरे को लगता है फार्मास्यूटिकल में, जिसके अंदर हॉस्पिटल स्पेस भी आ जाती है, इसमें अगर कहीं पर भी डीपर करेक्शन मिले, या बहुत ज्यादा डीपर करेक्शन तो मिले, कि कहीं पर भी अगर डिसेंट करेक्शन मिलती है, अच्छे स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करना चाहिए, एंड दिस कुड बी वन सेक्टर विच कुड कीप ऑन रोलिंग। एफएमसीजी में मेरी एसेट एलोकेशन ऑन अ परसेंटेज बेसिस कम रहेगी।
आई थिंक सिलेक्ट ऑटोज को डू वेल, खासतौर से टू व्हीलर ऑटो। आई थिंक अगर हमारी कंजम्पशन एज अ थीम चलती है, रूरल एज अ थीम चलती है, मानसून एज अ थीम जिसको हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी मानसून देखने को मिल रही है, आई थिंक टू व्हीलर एज अ सेक्टर को डू वेल। सीमेंट हमने देखा है कि जनरल एक सॉर्ट ऑफ एक स्टेबल से रिटर्न देता है, जैसे होता है ना, एक उसके अंदर एक कार्टलाइजेशन है, इफ आई कुड यूज द वर्ड, और एक स्टडी से 12 से 15% टाइप ऑफ रिटर्न देखता है। ना कभी बहुत ज्यादा बूम देखने को मिला है हमारे को, ना ही कहीं बहुत ज्यादा डिस्पॉन्डेंसी देखने को मिली है। सो नाउ यू हैव टू चूज इंफ्रा। मेरे को लगता है इंफ्रा एज अ स्पेस, इंजीनियरिंग गुड्स एज अ स्पेस, and these are kind of domestic spaces which are little less dependent on Trump kind of policies. So I think there are still places where we could make decent returns, but जिस तरह के सुदीप सर booming कुछ returns आज जोड़ना से चाहते एक साल पहले मार्केट में मिल रहे थे, आई थिंक एक्सपेक्टेंसी अपनी थोड़ी सी इक्विटी पार्टिसिपेंट को अपनी एक्सपेक्टेंसी रिटर्न्स फ्रॉम मार्केट थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। हालांकि ये जो इक्विटी से जो रिटर्न की अपेक्षा कम करनी चाहिए, एक वाकई काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। मुझे याद है पिछली बार में अनुराग सिंह साहब ने भी इस मुद्दे को उठाया था। इस पे हम लोग अलग से कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन इस पूरे बहस में सुदीप सर कुछ ऐड करना चाह रहे थे, मुझे बताया गया। जी, मैं वो गौरंग जी और पंकज जी के जो बात हो रहा था उसमें सिर्फ एक मुद्दा ऐड करना चाहता था कि देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर अच्छा होता है, गांव-गांव में डिस्ट्रीब्यूशन अगर जाता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा किसको सबसे ज्यादा मिलता है? जो बड़े कंपनीज को। आज एक मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं, मान लीजिए प्रोक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी। पीएनजी का माल एक रिमोट एरिया में पहुंच नहीं रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो गया तो उसका माल वहां पे भी पहुंचेगा। तो गौरंग भाई का जो बात है, वॉल्यूम बढ़ेगा। और वॉल्यूम किसका बढ़ेगा? जो बड़े कंपनीज है, जो लिस्टेड कंपनीज है, उनको फायदा होगा, एज अपोज टू जो रूरल छोटे मोटे जो प्लेयर्स हैं इंटीरियर्स में, उनका मार्केट शेयर लॉस होगा। और बड़े ब्रांड्स के मार्केट शेयर बढ़ेंगे जब डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है। तो बात ये सही है कि थोड़ा बहुत मार्जिन कॉम्प्रोमाइज शायद करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट आएगा, पर उनका वॉल्यूम बढ़ेगा और वो इसको कंपेंसेट करेगा। ये दुनिया भर में हमेशा हुआ है। अनुराग सिंह साहब, आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? बड़ा इंटरेस्टिंग सा पहलू निकल के आ रहा है सर। लक्ष्मण जी, वॉल्यूम ग्रोथ तो जो मेजर एफएमसीजी कंपनीज है ना, उनका सिंगल डिजिट में ही हो रहा है और रादर 5% के आसपास ही है। मेजरली अगर हम यूनिलीवर देखें, जो कि एक बेलवेदर है इस सेक्टर का, तो ये तो पिछले 10 साल का प्रॉब्लम है। इसका एक काउंटर ये दिया जाता है कि और बाय द वे, जब ये ई कॉमर्स कंपनीज मार्केट शेयर ग्रैब कर रही हैं, तो ये बस शेयर इधर से लेफ्ट से राइट में जा रहा है। ये मार्केट क्रिएशन होता है, उसमें मार्जिनल होता है, लेकिन ब्रॉडली एक्सपीरियंस ये है कि ये वॉल्यूम शेयर अदर प्लेयर से ग्रैब कर रहे हैं। बट इकोनॉमी में ओवरऑल जो कंजम्पशन होना है, उसमें बढ़ोतरी आएगी इकोनॉमी में, जब लोगों की बेटर इनकम्स होगी वहां से आएगी। बट अगर हम उससे एक स्टेप नीचे जाते हैं, तो पहली बात, वॉल्यूम सेल से इंडियन एफएमसीजी कंपनीज पिछले 10 साल से स्ट्रगल कर रही हैं। यूनिलीवर के नंबर्स और तमाम और तरह की कंपनीज जो हैं, डाबर, नेस्ले, आप देखिए तो एक मॉडरेट वॉल्यूम ग्रोथ है। प्राइस से वो लोग अपना टॉप लाइन मैनेज कर लेते हैं। एक और नजरिया है कि जब ये ई कॉमर्स कंपनीज आती हैं तो दे कम आउट विद लॉट ऑफ इन हाउस ब्रांड्स, तो वो एक स्टैब्लिश्ड कंपनीज पे भी हिट करता है, तो बिकॉज मार्जिन वहां पर ज्यादा रहते हैं। तो दैट इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड एक निकल के ये आ रहा है लक्ष्मण जी कि एंड मुझे नहीं पता, ये एनेक्डोटल आर्ग्यूमेंट्स हैं कि इंडिया इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स न्यूअर ब्रांड्स, लोकलाइज्ड ब्रांड्स, रीजनल ब्रांड्स। वो ये है कि जरूरी नहीं है कि वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के ही प्रोडक्ट्स खरीदें। ये लोकलाइज्ड ब्रांड्स स्टेट लेवल पे बहुत आ गए हैं, जो कंज्यूमर्स वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो कंजम्पशन है, लेकिन वो मेजर ब्रांड्स में मार्केट पे दिखता नहीं है। तो ये इसमें ये कॉम्प्लेक्सिटी है, इतना आसान नहीं है कि सबको नहीं, ये जो आपने लास्ट वाली बात कही ना, लास्ट वाली जो बात कही आपने अनुराग जी, वाकई एक सच्चाई है। चूंकि मेरी पर्सनल लेवल पे कई लोगों से बातचीत होती है जो कंपनियों के मार्केटिंग में है, डिस्ट्रीब्यूशन में, बड़ी बड़ी कंपनियों के मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, तो कई लोग बड़ी निराशा जाहिर करते हैं कि हम लोग के ब्रांड के बाद देखो लोकल ब्रांड वहाँ पे इतना ज़्यादा हावी हो गया, चूँकि उसमें सेलर के पास मार्जिन ज़्यादा होता है, तो उस कस्टमर जो बहुत अवेयर नहीं है, फिर बहुत इंसिस्ट नहीं करते, तो उनको ब्रांड का पकड़ा दिया, ये ले जाइए, ये ज़्यादा अच्छा है, चूँकि सेलर को ये मार्जिन मिल रहा है। तो ये एक वाकई लोकल लेवल पे एक दिक्कत है। इसको अभी तक कहीं पे
ऑर्गेनाइज तरीके से पेश किया गया कोई डेटा तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन वैसे ही बातचीत में ये चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। लेकिन एक बात और है जो आपसे ही पूछूंगा अनुराग जी, और पंकज जैन साहब ने भी उठाया, वो है फार्मा सेक्टर को लेकर, चूंकि उस पर बातचीत बहुत डिटेल में हुई नहीं। फार्मा और आईटी दो सेक्टर हैं, आईटी पे तो हम लोग पहले भी चर्चा करते हैं, फार्मा पे जरूर चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि फार्मा को लेके बहुत सारी बातें इन दिनों चल रही हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक को फार्मा सेक्टर पे बात करना इसलिए इस वक्त ज़रूरी है क्योंकि अब फार्मा सेक्टर काफ़ी ज़्यादा हलचल में है, वो निगेटिव न्यूज़ की वजह से है। लेकिन फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जिसका बिना किसी का काम चल भी नहीं सकता है। सुदीप सर, मैं ये सवाल आपके पास लेके आना चाहूँगा सबसे पहले कि फार्मा सेक्टर को ट्रंप के टैरिफ से अभी रिलीफ मिला हुआ है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में फार्मा सेक्टर पे ट्रंप के टैरिफ का खतरा है? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि ये फार्मा सेक्टर ऐसा है जिसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आप रातों रात तो बना नहीं सकते हैं, और यूएस भी चाहेगा कि चीन के मुकाबले ज़्यादा हम इंडिया से फार्मा के प्रोडक्ट वहाँ पे खरीदें। तो नियर फ्यूचर में फार्मा सेक्टर पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा मौजूदा हालात का, इसकी संभावना कितनी है? जी लक्ष्मण जी, मुझे तो लगता है दबाव आएगा। देखिए ट्रंप का और इलेक्शन आएगा। में जो इलेक्शन के प्रोमिसेस जो थे, उसमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि जो मेडिसिन के प्राइस घटाएंगे वो। ये उनका जो बेस है उसको कमिटमेंट था कि ड्रग्स के प्राइसेस वो कम करेंगे, और इस पे काम करना वो जरूर चाहेंगे। और देखिए आज जो सबको चिट्ठी मिला है, ये उसी दिशा में है। शायद उनको ये समझ में आ गया कि एक लमसम टैरिफ लगाने से वो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं अचानक यूएस में मैन्युफैक्चर करना मुश्किल होगा, और टैरिफ लगाएंगे उसका असर कस्टमर को ही आएगा उसके ऊपर। तो वो शायद कस्टमर के हित में नहीं है, जो कि उनके वोटर बेस है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए वो दूसरा तरीका अपना रहे हैं, जो कि सीईओ और कंपनीज पे दबाव डालेंगे प्राइस को सिग्निफिकेंटली यूएस में कम करने के लिए। अब इसका सही गलत इस पे मैं नहीं जा रहा हूं, पर बात यह है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे पर्टिकुलरली इंडियन जो कंपनीज है, जो यूएस में अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव तो रहेगा, ये मुझे लगता है। और इस दबाव और इस माहौल में मैं तो बहुत दिनों से यही कह रहा हूं कि जो डोमेस्टिक फोकस्ड फार्मा कंपनीज हैं, जो फार्मा कंपनीज का ज्यादातर बिजनेस नॉन यूएस मार्केट्स में है, उस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप तो मार्केट में है मुनाफे के लिए, आप मार्केट में है निवेश के लिए, आप इस झंझट में मत जाइए। जब तक यूएस में ये सब चल रहा है, तब तक आप दूसरे सेक्टर में, दूसरे एरियाज में जो कंपनीज फार्मास्यूटिकल काम करते हैं उस पर फोकस करिए। या फिर ऐसी कंपनियां जो यूएस में ज़्यादा एक्सपोर्ट ना करती हों? जी जी, बिल्कुल सही। ये इसी पे मैं ध्यान देने के लिए निवेशक को रिक्वेस्ट कर। गौरांग शाह साहब, फार्मा सेक्टर पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि अभी ब्रेक पे जाने से पहले अभी अचानक से मुझे याद आया, जैन साहब कह रहे थे कि फार्मा सेक्टर में जब भी डिप मिले ले लेना चाहिए, वो बुलिश थे। मैं इनके पास आऊँगा वापस से, पहले आपकी राय जान लेता हूँ मैं। जैन साहब, आ रहा हूँ आपके पास में। अब देखिए, लटकती तलवार तो फार्मा के क्षेत्र के ऊपर है। टैरिफ जो विराम दिया गया है हाल फिलहाल, अब रात को क्या सपना देखेंगे और सुबह उठकर के एक एग्जीक्यूटिव कौन सा साइन कर देंगे ऑर्डर, ये ट्रम्प साहब की बुद्धिमत्ता के ऊपर है। तो लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ यहाँ पर कि फार्मा क्षेत्र फिर यहाँ पर अलग-अलग भाग हो जाते हैं, हिस्से हो जाते हैं। आप फिर सीडीएमओ, जेनेरिक्स, एपीआई, बायोसिमिलर, अ, मैं और भारत में भी अगर आप देखने जाएँ तो मेरे ख्याल से जिस प्रकार से आज एक आम सामान्य नागरिक का जो जीवन है, और जिस तरह की कठिनाई हेल्थ केयर को लेकर के जिस तरीके से परिस्थितियां हैं, अ, भारत ही एक बहुत बड़ा मार्केट है। और उसके साथ साथ हाँ, अमेरिका के तरफ जो ज्यादा माल बेचते हैं उन पर मेरे ख्याल से थोड़ा मैं ये नहीं करूंगा कि निवेश नहीं कर, सावधानी रखनी चाहिए। नॉन सावधानी रखना चाहिए। जहां पर है वो बड़ी अपॉर्चुनिटी। हम्म, हम्म। सावधानी रखनी चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि भारत अपने आप में बहुत बड़ा बाजार यहाँ पे फार्मा के लिए बनता जा रहा है। पंकज जैन साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। देखो लक्ष्मण भाई, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। द रीजन, द लॉजिक बिहाइंड की आई एम स्टिल प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक ऑन फार्मास्यूटिकल सेक्टर, हेल्थ केयर यूएस में एज ऑफ टुडे भी बहुत कॉस्टली हैगी,
और आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द रेटरिक जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर के साथ या जनरली, आई थिंक वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि जो वहां का हेल्थ केयर है और ज्यादा महंगा हो। ठीक है, उनकी इंटेंशन उसको सस्ती करनी है। एंड व्हाट इंडियन कंपनीज आर डूइंग, इंडियन कंपनीज ज्यादातर जेनरिक ड्रग्स वहां पर दे रहे हैं। आई थिंक व्हाट ही इज आफ्टर मोर आफ्टर द ब्रांडेड ड्रग्स। ब्रांडेड और जेनरिक में मेरे को, दो आई एम नो एक्सपर्ट ऑन दिस, मेरे को लगता है अभी भी बहुत ज्यादा डिफरेंशियल है। तो अगर उनका जो हिट रहेगा, जो उनका इनिशियल टारगेट एरिया रहेगा, दैट कुड बी द ब्रांडेड ड्रग्स। और जो जेनरिक ड्रग्स रहेंगे उसको मेरे को लगता है कि ठीक है, ही विल प्ले ऑन द रेटरिक, ही विल प्ले ऑन द गेम कि उसमें अगर कहीं भी बड़ा टैरिफ लगाते हैं तो उसका जो खामियाजा है वहां के कंज्यूमर को ही देना पड़ेगा, वहां का जो हेल्थ केयर है और ज्यादा महंगा होगा। सो आई थिंक इफ वी वर्क ऑन द लॉजिक, इफ वी वर्क एक बैक ऑफ द एनवलप पे वर्क करें, तो मेरे को लगता है जो इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर है जो वहां पर एक्सपोर्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट आई थिंक 30% प्लस जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है वो इंडियन कंपनी से जा रहा है। वहां पर करीब 10 से 12 बिलियन डॉलर्स का आई थिंक फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है हमारी कंट्री से। तो आई थिंक आई वुड स्टिल प्ले अ वेट एंड वॉच गेम। बट जैसा वी हैव बीन ट्राइंग टू टेल आवर इन्वेस्टर्स कि अगर फार्मास्यूटिकल में बिकॉज ऑफ द यूएस रेटरिक अगर कहीं भी फॉल आता है या करेक्शन आती है, आई थिंक वील हैव टू बी रेडी विद विच काइंड ऑफ companies we want to buy into, और वो companies with a pinch of salt, with some kind of smallish risk element to take, I think one should try to accumulate that. So that is one reason. एक और ब्रॉडर, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट बोल रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि ये जो सारा यूएस रेट्रिक चल रहा है, जो प्रेसिडेंशियल ट्रम्प का रेट्रिक चल रहा है, आई थिंक ब्रिक्स जो एज अ नेशन, जो एज अ ब्लॉक है, आई थिंक दैट इज वन ब्लॉक जिसको शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प टेम नहीं कर पाया। एंड चाइना इज टू बिग अ कंट्री, टू बिग एनिमल, आई थिंक उससे वो ठीक से नहीं फाइट कर पा रहे। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक उनका एंगर इंडिया जैसी कंपनी पे इंडिया जैसी कंट्री पे, सॉरी बेग योर पार्डन, जा रहा है। सो आई थिंक इट मे बी अ टेम्पररी काइंड ऑफ फिनोमिना। एट एंड ऑफ द डे मेरे को लगता है कि समझौता होना चाहिए, बट दीज आर 3-4 मेजर फैक्टर्स जो अभी प्ले आउट हो रहे हैं। एंड एज ऑफ टुडे जस्ट दैट, कई बार ऐसे हम बोलते हैं कि जो अच्छी चीजें आती हैं कई बार बंडल्स में आती है और नेगेटिव खबर भी बंडल्स में आती है। तो इट्स जस्ट दैट कि अगर हम वेज हम अपनी मार्केट देखें, इस टाइम शायद नेगेटिविटी ज्यादा फ्लोइंग कर रही है, बट इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम ये बादल छट जाएंगे। चलिए, आप बहुत आशावादी, हम सबको आशावादी रहना भी चाहिए। अनुराग सिंह साहब, इन्होंने एक अलग पर्सपेक्टिव रखा, पंकज जैन साहब ने, कि यूएस में हम लोग इंडिया की तरफ से ज़्यादा फार्मा प्रोडक्ट भेजते हैं और दरअसल जेनरिक होता है, और ट्रम्प साहब का फोकस ब्रांडेड पे है। तो इस लॉजिक के आधार पर जैन साहब का कहना है कि इंडियन फार्मा कंपनियों पे बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं होगी। आपका व्यू क्या है? नहीं, जेनरिक तो पैटेंट एंड ऑफ पेटेंट की कहानी है इसमें लक्ष्मण जी। सो जो हम बनाते हैं वो ऑफ पेटेंट जेनेरिक ड्रग्स बनाते हैं, और ये जो कंपनीज की अर्निंग्स हैं जो तमाम मर्क, लिली, फाइजर, सब जो आप जो कंपनीज का नोवो, यू नो, दे ऑल थ्राइव ऑन पेटेंटेड ड्रग्स। जेनेरिक से फायदा नहीं होता, एक बार ड्रग ऑफ पेटेंट हो जाता है 20 साल के बाद में, फिर उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहती, फिर तो वो $100 से $2 पे आ जाता है। देखिए, इसमें एक लार्जर कहानी है। जैसे आईटी में हो रहा ना कि एआई आ गया तो अब वो मैन पावर का गेम नहीं रहा। एक छोटा सा एलिमेंट ऐड करता हूँ, देन फार्मा पे लाइन हम शिफ्ट करते हैं। पिछली बार हमारी चर्चा अच्छी हुई, एक बात मैं कहनी भूल गया, व्हेन आई सेड कि ये कंपनीज अब मैन पावर पे नहीं और ये मार्जिन्स प्रोटेक्ट करेंगी अपने, तो मैन पावर ग्रोथ नहीं दिखेगी, लेकिन कंपनीज का मार्केट शेयर और मार्जिन्स बरकरार रहेंगे। एक करेक्शन उसमें छोटा सा ये था जो मैं कहना चाहता था कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स इससे ड्रॉप हो जाता है, लेकिन क्योंकि अगर कंपनी की टॉप लाइन नहीं बढ़ती है तो मार्केट उसका वैल्यूएशन फिर कम देता है। तो ये 30-35 के वैल्यू मल्टीपल जो है वो 15, 20, 25 के मल्टीपल भी हो सकते हैं। अगर हम 2020 से पहले जाएं तो 15, 16, 18 के मल्टीपल्स ही पे चलते थे इन्फोसिस, टीसीएस, राइट। तो एक वो एलिमेंट वहां पर जरूरी था, विच आई फॉरगॉट द लास्ट टाइम। सो करेक्शन वो भी चर्चा करेंगे, आईटी पे भी आएंगे। और फार्मा में तो नाउ लेट मी मूव टू फार्मा। देखिए, फार्मा में लक्ष्मण जी डिसरप्शन फार्मा में भी हो रहा है। वो ये हो रहा है कि केमिकल एंड ट्रेडिशनल ड्रग्स जो थे वहां से बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स पर कहानी जा रही है। तो वो ड्रग्स बड़े डिफरेंट होते हैं, उन पर इंडियन कंपनीज का जो जेनेरिक मार्केट पे कब्जा था ट्रेडिशनल ड्रग्स पर, वो बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स पे अभी वो पकड़ नहीं है, और ना वो उस किस्म का अभी रिसर्च है। तो वो एक ट्रांजिशन होगा, तो वो एक और डिफिकल्टी पैदा करता है। एडिशनली
फार्म हेल्थ केयर यूएस का 18% ऑफ जीडीपी गोज इनटू हेल्थ केयर। उसमें तकरीबन अबाउट 1 ट्रिलियन, अबाउट रफली अबाउट 900 बिलियन से 6, ओके अबाउट लगा 600 800, ये बिकॉज उसमें इक्विपमेंट्स भी शामिल हो जाते हैं हेल्थ केयर, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, बट तकरीबन 1 ट्रिलियन जाता है ड्रग्स फार्मा कंपनीज को ओवरऑल पाई जाता है पूरी इकोनॉमी में। सवाल ये हो रहा है, ये कॉन्स्टेंटली जा रहा है कि ये कंपनीज मिसयूज कर रही हैं, और ये दोनों पार्टीज में इसमें एग्रीमेंट है। तो ये इस बजट को कंप्रेस करेंगी, और वो उनके मेडिकेयर मेडिकेड के बजट्स में दिख रहा है कि वो हर साल 1-1% काट लेते हैं, तो अल्टीमेटली 10 साल में सिग्निफिकेंट रिडक्शन इसमें होगा। तो मैं ये मानता हूं कि मार्जिन पे प्रेशर है यूएस में, और कंपनीज पे रहेगा भी, जिसका मतलब ये है कि वो ऑफ कोर्स वेंडर्स को स्क्वीज इन करेंगी। तो बहुत अच्छे सेक्टर्स नहीं है, दो वजह से। वन, डिसरप्शन हो रहा है बायोसिमिलर्स का, बायोलॉजिक्स का, वहां पे इंडियन कंपनीज रेडी नहीं है, फार्मा कंपनीज। सेकंड, प्राइस प्रेशर कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा, और टैरिफ प्रेशर भी आ सकता है। चलिए टैरिफ ना आए, लेकिन प्राइस प्रेशर सप्लायर की तरफ से आएगा, तो सॉरी हालांकि आपने बायर की तरफ से आएगा। तो कुल मिला के मैं देखिए, बाय द वे, मैं फार्मा सेक्टर को ना यहाँ पर भी लक्ष्मण जी मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि बड़ा एक दो कंपाउंड पे मेक और ब्रेक है। आप फाइजर जैसी कंपनी देख लीजिए, कहाँ स्टॉक था और मतलब आधे से नीचे गिर गया है, जस्ट बिकॉज कोविड वैक्सीन में ऊपर आया, और उसके बाद उनके पास कोई पाइपलाइन ड्रग्स की नहीं है। तो ये बड़ा मेक और ब्रेक होता है, और इसमें इनसाइडर इंफॉर्मेशन ही सारी काम की बात होती है, और वो हमें पता नहीं होती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट। सारे जो राजा से रंक और रंक से राजा बनते हैं, वो फार्मा में ही बनते हैं यहाँ पर, टेक्नोलॉजी के अलावा, राइट? और बहुत डेंजरस गेम है। तो आई वुड एनीवे स्टे अवे फ्रॉम इट। आई स्टे अवे इवन विद इन द यूएस मार्केट। इंडिया में तो खैर जेनेरिक्स का प्ले है, मैं जनरली उसको प्रेफर नहीं करूंगा। आई थिंक द बेस्ट इज बिहाइंड द फार्मा कंपनीज फॉर इंडिया, और वो काफी समय से स्ट्रगल कर रही हैं, अभी की बात नहीं है लक्ष्मण जी। हालांकि अपने हाँ हालांकि अपनी अपनी राय, हालांकि आपने एक अलग पर्सपेक्टिव दिया कि जो नए तरह के फार्मा प्रोडक्ट की ज़रूरत है, वो उसमें इंडियन कंपनियों का बहुत ज़्यादा उसमें दखल नहीं होता है। इस पर हम लोग और भी डिबेट लंबा कर सकते हैं, लेकिन बहस अधूरी रह जाएगी अगर हम लोग आईटी पे चर्चा ना करें तो। चूँकि आईटी में ये था कि बीच में जितना गिर गया था, तो हम लोगों की, कई लोगों की राय ये थी कि अब आईटी में समय आ गया है कि पैसा लगाइए और आईटी बेहतर करने की तरफ खड़ा है। लेकिन देख रहे हैं कि मैं डेटा देख रहा था कि एक महीने में आईटी इंडेक्स 11% से ज़्यादा टूट चुका है। तो अब क्या लगता है, अब और भी टूटने की गुंजाइश यहाँ पे दिख रही है क्या? वो ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ सुदीप सर आपसे, क्योंकि फेड ने तो ब्याज दरें घटाई नहीं, ऊपर से यूएस में महंगाई का खतरा है। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो आईटी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इंडियन आईटी कंपनीज, जो दिग्गज कंपनीज हैं, उनके ज्यादातर के 50% प्लस अर्निंग्स यूएस से आता है, रेवेन्यू यूएस से आता है। और यूएस कॉर्पोरेट्स में अभी एक थोड़ा बहुत अनिश्चयता का माहौल है। और जैसे सारे आईटी कंपनीज के जो कमेंट्री, मैनेजमेंट कमेंट्री आया, उसमें ये साफ हो रहा है कि जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो अलॉट नहीं हो रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है उसमें थोड़ा बहुत स्लो डाउन किया जा रहा है, कुछ पोस्टपोनमेंट भी आ रहे हैं। तो सारे आईटी कंपनीज अभी थोड़ा कॉशियस हैं फ्यूचर को लेके, और कोई भी अपना जो 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 प्रेडिक्शन, जो आने वाले दिनों का जो फोरकास्ट वो देते हैं, वहां पे बहुत कॉशियस हो रहे हैं, या देना देना सही नहीं समझ रहे हैं। तो इस माहौल में, या अनिश्चयता का माहौल में, मैं तो ये समझूंगा कि थोड़ा बहुत सतर्क हमको भी रहना चाहिए। आईटी में खरीदारी करने से थोड़ा रुक कर रहना चाहिए। कोई जल्दी नहीं है। यूएस इकोनॉमी में एक सुधार आता है, मोमेंटम वापस आता है यूएस इकोनॉमी, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आता है, तब वापस आईटी में एंट्री कर सकते हैं। तब वापस में आईटी में एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि शो का समय खत्म हो रहा है सुदीप सर, मैं एक छोटा सा कमेंट गौरांग शाह साहब से ले लूँ, फिर शो को यहीं पे रैप अप करना पड़ेगा। गौरांग शाह साहब, आईटी पे आपका व्यू? जो पिछली बार था वो आज भी है, कोई परिवर्तन नहीं है। और ये जो 11% करेक्शन की आप बात कर रहे आईटी सूचकांक की, देखिए परिस्थिति है, और ये परिस्थिति किसी भी क्षेत्र पर आ सकती है। चाहे आज आईटी है, कल शायद कोई दूसरा क्षेत्र हो सकता है, परसों कोई तीसरा क्षेत्र हो सकता है, और तब तक शायद आईटी में सुधार भी हो सकता है। तो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से आईटी क्षेत्र पर सकारात्मक नजरिया है। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि आने वाली तिमाही में भी शायद आपको जो झलक पहली तिमाही में दिखाई दी आईटी क्षेत्र की कंपनी के नतीजों में, और मैनेजमेंट की टिप्पणी कारोबार की रणनीति में, वो आपको दूसरी या शायद तीसरी तिमाही में भी दे सकती है। लेकिन मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा जो मैंने पहले दोहराई।
कि आप निवेश करते हैं लंबी अवधि के लिए और अगर परिस्थिति में सुधार होता है, तो आपको उसका लाभ मिलेगा, अगर आपने एक कॉन्ट्रा कॉल लिया है। और ये परिस्थिति 3 साल पहले भी आईटी क्षेत्र पर आई थी लक्ष्मण भाई। हम्म, अमेरिका मंदी की चपेट में जाएगा, धीमापन आएगा, आईटी में बिकवाली हुई थी। 3 साल बाद आप देखिए परिस्थिति सुधार हुआ, आज ठीक है, वापस जो ट्रम्प टैरिफ तांडव नृत्य हो रहा है, उसको लेकर के अमेरिका में शायद धीमापन आ सकता है, बजटरी कट्स, डिस्क्रिशनरी स्पेंड, ब्याज दरें नहीं कटेगी, वगैरह, वगैरह, वगैरह। लेकिन क्या इसका ये मतलब होता है कि आप लंबी अवधि का नज़रिया में परिवर्तन कर दें और छोटी-छोटी समय सीमा के अनुसार आप अपना निवेश करें? मेरे ख्याल से अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप कभी सक्षम निवेशक नहीं बन पाएँगे। तो आपके हिसाब से लंबी अवधि के लिए अगर आप चलें तो आईटी आपका सकारात्मक नज़रिया है। हालांकि इस पे बहुत अच्छा व्यूज़ मैं अनुराग सिंह साहब और पंकज जैन साहब से भी लेता, लेकिन शो का समय चूंकि खत्म हो रहा है इसीलिए आप लोगों के पास आ नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।